मुश्किल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी चीज़ें पहुँचाने में, इंटरनेट पहुँचाने में, एयरपोर्ट बनाने में। तो वो इलाके बिल्कुल ही बयाबान पड़े होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अबिता अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है हाउ इंडिया कैन डिफीट चाइना। ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो है हाउ इंडिया कैन डिफीट चाइना। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हाउ इंडिया कैन डिफीट चाइना यूजिंग अ सीक्रेट वेपन, इंडिया वर्सेस चाइना। भारत का कंप्लीट मैप कैसा दिखता है? ऐसा? बिल्कुल नहीं, बल्कि कुछ ऐसा। ये हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, जो सिर्फ आइलैंड्स नहीं, हमारा चाइना के अगेंस्ट सबसे इंपॉर्टेंट वेपन। कैसे? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। चैप्टर 1, चाइना को आखिर चाहिए क्या? चाइना और भारत की कहानी एकदम सेम टू सेम नहीं, लेकिन थोड़ी सी सिमिलर। दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं। एक जमाना था जब बीजिंग दुनिया की रिचेस्ट सिटी थी और हम्पी सेकंड रिचेस्ट। लेकिन इन्वेजन्स के बाद, कॉलोनाइजेशन के बाद चाइना और भारत दोनों गरीब देश बन गए। 1947 में भारत को आजादी मिली और 1949 में चाइना में कम्युनिज्म ने कब्जा कर लिया। 1 अक्टूबर को चाइना अपना नेशनल डे मनाता है, क्योंकि 1 अक्टूबर 1949 को पीआरसी यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश हुआ। यूसी अगर जीडीपी की बात करें तो 1950s में इंडिया और चाइना का जीडीपी कुछ एक जैसा ही था। इनफैक्ट भारत चाइना से थोड़ा आगे ही था। ये डिफरेंस तब बढ़ने लगा जब चाइना ने बड़ा गेम पहचाना। चाइना जान गया था कि 21वीं सदी की वॉर बंदूकों की वॉर नहीं, इकोनॉमी की वॉर है, और ये वॉर एक भी बुलेट फायर किए बगैर जीती जा सकती है। टेक्निक सिंपल है, दुनिया को कुछ ऐसा दो जो बाकी कोई भी ना दे पाए। दुनिया को खुद पर डिपेंडेंट बनाओ और दुनिया के लिए इररिप्लेसेबल बन जाओ। इस स्ट्रेटेजी के साथ चाइना बन गई दुनिया की फैक्ट्री। चाइनीज लोग एक थियोरी में विश्वास रखते हैं, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। चाइना मानता है कि 100 सालों के लिए जापान और वेस्टर्न देशों ने चाइनीज कल्चर को बर्बाद किया, यहाँ के लोगों को ओपियम एडिक्ट बनाया और देश को गरीब रखा। यू सी, चाइना और भारत की कहानी कितनी सिमिलर है। ये सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन चाइना के नेवर अगेन स्ट्रेटेजी को इंस्पायर करता है। फंडा सिंपल है, चाइना मानता है कि दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, हैमर और नेल। हैमर यानी वो लोग जो दुनिया को डोमिनेट करते हैं, और नेल यानी वो लोग जो डोमिनेट होते हैं। चाइना सोचता है कि अगर वो डोमिनेट नहीं करेगा तो एक ना एक दिन डोमिनेट जरूर हो जाएगा। चैप्टर 2, मेड इन चाइना 2025। दुनिया के सारे कंपनीज की फैक्ट्री चाइना में। टेस्ला से लेकर एप्पल तक सारे बड़े बड़े ब्रांड्स चाइना में प्रोड्यूस करते हैं और फिर दुनिया में सप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना की फैक्ट्रीज में 996 वर्क कल्चर, 9 यानी सुबह के 9 बजे आने का, 9 यानी रात के 9 बजे तक काम करने का, और 6 यानी ये साइकिल हफ्ते के 6 दिन चलता रहेगा। इसमें आपकी दिवाली, ईद की छुट्टी नहीं होती और रक्षाबंधन का हाफ डे भी नहीं होता। इनह्यूमन वर्किंग कंडीशंस में चाइना की ग्रोथ हुई है, ये एक फैक्ट है। चाइना को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के इस मिशन को मेड इन चाइना 2025 कहते हैं। लेकिन इस मिशन का एक बड़ा फैक्टर है कि चाइना में बने इतने सारे प्रोडक्ट्स दुनिया तक पहुंचाए कैसे। इस एक सवाल की वजह से चाइना में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट में भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। लेकिन दूसरी तरफ चाइना इंडियन ओशन से होते हुए अफ्रीका तक और वेस्टर्न देशों तक अपने सारे प्रोडक्ट्स पहुंचाना चाहता है, और उसके लिए चाइना वन आफ्टर अनदर अलग अलग देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करता है। श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देशों में कम रेट में लोन देता है, एक ऐसा लोन जो चाइना को पता है कि ये सारे देश पे नहीं कर पाएंगे। प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं और चाइना फिर उन प्रोजेक्ट्स पर और उन देशों पर कब्जा कर लेता है। जिबूती से लेकर म्यांमार तक चाइना ने ऐसे ही अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू किए। ऐसे पोर्ट्स हैं जिन्हें चाइना कंट्रोल करता है, इन्हें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। ये है चाइना के अनमोल रतन, जिनके दम पर चाइना 21वीं सदी की एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के कगार पर। बस एक प्रॉब्लम है, ये चैप्टर 3, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। आपने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में सुना होगा, आज देखिए ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया को। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, ये 800 से ज्यादा छोटे बड़े आइलैंड्स का एक ग्रुप है, जिनमें सिर्फ 38 आइलैंड्स पर लोग रहते हैं। ये आइलैंड्स भारत से 1500 किलोमीटर दूर है। इनफैक्ट मैप पर देखिए तो म्यांमार सिर्फ 300 किलोमीटर और इंडोनेशिया सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। लेकिन ये भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है। क्यों? क्योंकि ये चाइना का रूट ब्लॉक करता है। ये है भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स भारत
भारत के पूरे लैंडमास का सिर्फ 0.2% है, लेकिन हमें हमारे टोटल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का 1/3 इन्हीं आइलैंड्स की वजह से मिलता है। यानी यहाँ स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से आने वाला हर वेसल भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से ही होकर गुजरता है। चाइना दुनिया का बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और चाइना का 53% ऑयल मिडिल ईस्ट से आता है और अंडमान के इस छोटे एरिया से होकर गुजरता है। दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर चाइना एंड चाइना नोज दैट, क्योंकि ये उनके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करता है। इसीलिए चाइना बार बार इस एरिया में अपनी स्पाई सबमरीन्स भेजता है और इंडियन नेवी ने उन्हें पकड़ने पर कहता है हम तो बस पायरेसी को रोकने के लिए कर रहे थे। अब एक साल के लिए भारत G20 नाम के दुनिया के सबसे पावरफुल 20 देशों के ग्रुप का प्रेसिडेंट है एंड वी फील प्राउड कि कुछ ही दिनों पहले प्रीव्यू ब्रीफिंग मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में नहीं, अंडमान में हुआ था। फाइनली ऐसा लग रहा है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का इंपॉर्टेंस भारत जान रहा है। चैप्टर 4 डेवलपमेंट इन द आइलैंड्स। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन 2020 से पहले इन आइलैंड्स पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट भी नहीं था। लोग 50,000 रुपए महीने के पे करते थे सैटेलाइट इंटरनेट के लिए, लेकिन सिचुएशन अब बदल रही है। पिछले कुछ सालों में अंडमान और निकोबार रीजन में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट शुरू हुआ है, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी। इनफैक्ट चोला डायनेस्टी जिन्होंने भारत के कल्चर को इंडोनेशिया, थाईलैंड तक पहुंचाया, वो भी इन आइलैंड्स को एज अ नेवल बेस यूज किया करते थे। आज भी ये भारत को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने का काम करते हैं। दैट्स व्हाई भारत 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स इस एरिया में स्टार्ट कर रहा है। इन प्रोजेक्ट्स में क्या क्या शामिल है? एयरपोर्ट जो मिलिट्री के साथ साथ टूरिज्म के लिए भी यूज हो सकता है। इससे क्या होगा? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए यहाँ भारत के साउथ में भी एक बेस बन जाएगा। यहाँ एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा जो नेवी ऑपरेट करेगी। ट्रांसशिपमेंट का मतलब दुनिया भर की ट्रेड ऐसी बड़ी बड़ी शिप्स में होती है, लेकिन सारे पोर्ट्स ऐसी बड़ी शिप्स को हैंडल नहीं कर सकते। उतनी जगह नहीं होती, उतनी डेप्थ नहीं होती, उतनी फैसिलिटीज नहीं होती। आज के जमाने में भारत का ज्यादातर ट्रांसशिपमेंट श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट से होकर गुजरता है। ट्रांसशिपमेंट के दौरान बड़े शिप से माल छोटे शिप्स में ट्रांसफर होता है और फिर भारत आता है। यानी आज भारत श्रीलंका पर निर्भर है। अब निकोबार में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने के बाद भारत कुछ हद तक आत्मनिर्भर जरूर बन जाएगा। श्रीलंका एक ऑप्शन जरूर होगा, लेकिन इकलौता ऑप्शन नहीं होगा। आज श्रीलंका में चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसका इंपैक्ट भारत पर भी हो सकता है। इन सारे प्रोजेक्ट से 1 लाख डायरेक्ट जॉब्स और 1.5 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स जनरेट होंगे, ऐसा एस्टिमेट। ये है ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत ने इंडिजिनियसली डेवलप किया है। इसकी खास बात यह है कि ये लैंड, सी और एयर कहीं से भी लॉन्च हो सकता है और इसकी एक्सटेंडेड रेंज 450 किलोमीटर की है। मैप्स पे देखें तो साफ साफ पता चलता है निकोबार आइलैंड्स पर जब ये मिसाइल स्टेशन होगा तो मलाक्का स्ट्रेट से आने वाले कोई भी अग्रेसिव शिप को भारत टारगेट कर पाएगा। ये वीडियो एडिट करते समय हमें अग्नि मिसाइल्स के बारे में एक नया अपडेट मिला, जिनसे इन मिसाइल्स की रेंज 7000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी है। भारत एक नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाता है, यानी कभी भी पहला वार नहीं करता, लेकिन ब्रह्मोस और अग्नि जैसे मिसाइल्स हमें प्रोटेक्शन के लिए एक अच्छा ऑप्शन जरूर देते हैं। ये भारत को चाइना के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी पावर देता है। कल जाकर अगर चाइना और भारत के रिलेशनशिप और खराब होता है तो ये आइलैंड्स, वहां लोकेटेड मिलिट्री और ये मिसाइल्स एक डेडली कॉम्बिनेशन भारत को देता है। अंडमान और निकोबार को डेवलप करने की जरूरत है। ये एक्सपर्ट्स ने 1970s में ही कहा था, लेकिन इस पर काम अभी शुरू हो रहा है और ये सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते होते 30 साल गुजर जाएंगे। चैप्टर 5 कंक्लूजन। सी, चाइना की नेवी भारत से बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, इनफैक्ट यूएस से भी ज्यादा एडवांस्ड, बट इन अ फाइट जी जनाब, बेशुमार वीडियोज़ ऐसी देखी जिसमें बाकायदा चाइना का असल इशू, चाइना का असल प्रॉब्लम या चाइना का असल मकसद अक्सर वीडियोज़ में हमें पता चला था कि चाइना का असल मकसद है ट्रेड। अच्छा, सबसे पहले तो चाइना ने ये बेहतरीन चीज़ समझ ली कि मैंने पूरी दुनिया की फैक्ट्री बनना है। चाइना ने बहुत तेज़ी से तरक्की की, बहुत जल्दी चीज़ों को समझ लिया कि किस तरीके से पूरी दुनिया की इकनॉमी पे कब्ज़ा किया जा सकता है। और वाकई पिछले दिनों में भी एक वीडियो देख रहे थे कि बहुत सारे लोग चाइना की जो इंपोर्ट थे
उससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं लेकिन छुड़ा नहीं पा रहे। कहीं ना कुछ चाइना से ही आता है। चाइना ने पूरी दुनिया के लिए चीज़ें बनाना शुरू कर दी, लेकिन असल मसला है कि जितनी भी चीज़ें बनाए लेकिन अगर वो चीज़ें दुनिया तक नहीं पहुंच सकती तो फिर वो चीज़ें बनाने का फ़ायदा क्या। चाइना ने इतनी चीज़ें यूज़ तो नहीं करनी, चाइना की आबादी जितनी भी हो, लेकिन वो चीज़ें चाइना बल्क में बना रहा है। तो ये अंडमान निकोबार से ही जितना ट्रेड होता है तकरीबन चाइना का यहीं से होता है, और इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इतना दूर है ये, अक्सर होता क्या है पता है, होता ये है कि अक्सर गवर्नमेंट्स जो होती है उन इलाकों को नज़रअंदाज कर देती है जो दूर पड़ते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे अंडमान निकोबार है या पाकिस्तान के वो इलाके जो बहुत ही ज़्यादा बलूचिस्तान वाला इलाका है या बहुत ही ज़्यादा बंजर इलाके हैं जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी चीज़ें पहुँचाने में, इंटरनेट पहुँचाने में, एयरपोर्ट बनाने में, तो वो इलाके बिल्कुल ही बयाबान पड़े होते हैं। लेकिन इंडिया ने इस चीज़ की अहमियत को समझा है और बाकायदा इस पर काम शुरू हो गया है। पिछले भी काफ़ी 5 से 6 महीने पहले मुझे लगता है कि हमने कोई वीडियोस देखी थी, बाकायदा बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे काम शुरू हो रहा है। ये अगर चीज़ डेवलपमेंट हो गई तो इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा और इसका बहुत ज़्यादा नुकसान चाइना को होगा। बिल्कुल 2020 में उन्होंने बताया वीडियो में कि काम स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, पहली बार अंडमान और निकोबार में काम करने की ज़रूरत या वहाँ पे उसको डेवलप करने का जो एक विचार दिया गया था वो 1970 में दिया गया था। यानी 1970 से अगर मैं रफली कहूँ तो 50 साल पहले दिया गया था। तो ये जो 50 साल पहले विचार दिया गया था, इस बारे में बात की गई थी, लेकिन उसको इतना डिले कर दिया गया। अभी तो मुझे लगता है इंडिया बहुत मजबूत होता इस हवाले से, नेवी के हवाले से, अगर निकोबार में काम होता। लेकिन चलिए दे रहा है दुरुस्त है, आए तो सही इस तरफ। अभी भी डेवलपमेंट हो जाए, अभी भी काम हो जाए, क्योंकि ये कह रहे हैं अभी भी 30 साल लग जाएंगे इस चीज़ में, क्योंकि इंटरनेट नहीं था। मैं तो हैरान हो गई, 50,000 की सैटेलाइट, 50,000 इनके 50,000 रुपये लोग दिया करते थे सिर्फ नेट यूज़ करने के लिए, चीज़ें यूज़ करने के लिए। कितना महंगा पड़ता होगा। अच्छा, एक और चीज़ बहुत हैरानकुन लगी मुझे, वो ये कि ये जो आइलैंड है इसमें 800 से ज़्यादा आइलैंड और भी हैं जो जुड़ते हैं या जो मिलते हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये इस चीज़ की, इस आइलैंड की मज़ीद एक तरीके से इम्पोर्टेंस को और ज़्यादा उजागर करता है और ज़्यादा बढ़ाता है। अब चाइना की तरफ आते हैं। चाइना का मुझे ऐसा लगता है, पहले तो सिमिलैरिटी तो मुझे नहीं पता था कि इंडिया और चाइना के साथ सेम मामला रहे। एंशियंट उनकी एक हिस्ट्री है, वो तो मुझे पता था, लेकिन ऐसी आज़ादी हुई, ऐसे उनके साथ मसले मसाइल हुए, वो बेचारे भी बहुत ज़्यादा पिसे, ये मुझे नहीं पता था। और 1949 में फाइनली उनके यहाँ कम्युनिज़म आया, जिसके बाद तरक्की हुई। अच्छा, तरक्की में उन्होंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोच समझ कर अपना ली कि हमें लोगों की नीड्स को पूरा करना है, और वो नीड्स पूरी करनी है जो कोई और कंट्री ना कर रहा हो। जैसे अभी तो हम देखते हैं चाइना एक सुई से लेकर एक जहाज़ तक सब बनाता है, लेकिन इन्होंने उस वक्त टारगेट किया उन चीज़ों को जो हर कंट्री नहीं बना पाता था। अभी देखिए आईफोन चाइना में होता है, टेस्ला अभी उन्होंने मिसाल दी चाइना में है, तो हब बन चुका है, अब एक मार्केट बन चुका है चाइना। लेकिन जब स्टार्ट किया था तब मैंने देखा उनके फॉटेजेस जो दिखाए जा रहे थे उसमें हालात उनके बहुत ज़्यादा बदतर थे। वाकई इंडिया और चाइना बिल्कुल मुझे सेम लग रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत तेज़ी से तरक्की करी। एक चीज़ और मैं अक्सर लोगों से सुनती हूँ चाइना की तरक्की के हवाले से, उनकी टाइमिंग। वहाँ के लोग नॉन स्टॉप काम करते हैं, यानी सुबह 9 to 9। मतलब मैं हैरान हूँ कैसे कर पाते हैं, कहाँ से इतना एनर्जी आता है उनके अंदर। हमारे यहाँ नॉर्मली लोग 9 to 5 काम करते हैं, उसके बाद घर पे कोई फजूल छुट्टी नहीं होती, कोई वेकेशन नहीं होती, कोई हॉलीडे नहीं होता उनका, कोई हाफ डे नहीं होता उनका। तो उन्होंने तो मुझे लगता है आगे बढ़ना ही था। तो ये मुझे मेन मुद्दा और मेन रीज़न लगता है चाइना की एक तरक्की का। अब चाइना की मुझे ऐसा लगता है कि चाइना के जो अपने हालात हैं, जैसे हमारे घर के हालात अच्छे ना हो, मुझे ऐसा लगता है चाइना के घर के हालात इतने कोई बढ़िया और अच्छे नहीं है। वो सबको दिखाता है कि सब कुछ वेल एंड गुड है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है गड़बड़े, मसले मसाइल, मुश्किलात, परेशानियाँ चल रही हैं उसके साथ, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी भी कहीं पे भी धावा बोल देता है। जैसे कि इंडिया के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर देता है, झड़पें शुरू कर देता है, ताकि उनके लोगों का एक इंटेंशन हटे, उनका अटेंशन इस तरफ आए कि हाँ भाई चलो बॉर्डर के ऊपर ये मसले मसाइल चल रहे हैं। हमने एक वीडियो में देखा था, उसमें कहा था ताइवान के साथ भी वो ऐसे ही करता है, कभी भी झड़पें शुरू कर देता है, कभी भी फाइट शुरू कर देता है। यानी कि वो अपने लोगों की अटेंशन को इस तरफ लाने के लिए ये सब करता है, यानी इसके पीछे कोई ख़ास मोटिव नहीं है, इसके पीछे कोई ख़ास मकसद नहीं है। हाँ, इंडिया मुझे ऐसा लगता है उसको खटकता होगा, उसको बुरा लगता होगा, वो इसलिए क्योंकि इंडिया खुद भी एक उभरती हुई सुपर पावर बन रहा है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं चाइना को अपने स्टेटस के खो जाने का डर है कि इंडिया अगर सुपर पावर बन जाता है तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा। मुझे ये चीज़ लगती है चाइना को लेकर। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।